हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा और बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी एंड आज हमारी 15 मिनट जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं उस सीरीज में चैप्टर आया है इकोसिस्टम। इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट एनसीईआरटी बेस पर नीचे पिन कर दिया है। पूरी प्लेलिस्ट 15 मिनट्स वाली नीचे पिन है एंड इसके सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे विच इज बाय द नेम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दी थी? टांसले ने दी थी। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक कंपोनेंट किससे इंटरैक्ट करता है? नॉन एबायोटिक कंपोनेंट से। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जब इंटरैक्ट करती है एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम लैंड पे भी हो सकता है और इकोसिस्टम पानी में भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। एक्वाटिक जैसे कि पॉन्ड, रिवर एंड लेक। प्लस इकोसिस्टम मेरे बच्चों नेचुरल भी हो सकता है जिसमें ह्यूमन का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। नेचुरल जैसे कि फॉरेस्ट, मरीन इकोसिस्टम, ये सब बिना सपोर्ट के चल रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबल है। और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सारी चीजें होंगी। अब एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की खास बात यह है कि चाहे इसके अंदर डाइवर्सिटी कम होगी, है ना, चाहे इसके अंदर डाइवर्सिटी कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो सिंस ये इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं, तो एबायोटिक फैक्टर्स में आपकी क्लाइमेटिक फैक्टर, एडिफिक फैक्टर रिलेटेड टू सॉइल, टोपोग्राफिक फैक्टर, एंड बायोटिक में आपके पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? द ग्रीन प्लांट, जो कि किसको कन्वर्ट करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सिंस ये कन्वर्जन करते हैं इसीलिए इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है। अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं तो यार हर्बेशियस प्लांट्स, वुडी प्लांट्स, ये सब यहां पर प्रोड्यूसर है। अगर एक्वाटिक सिस्टम की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज प्लांट, ये प्लांट्स जो एजेस पे रहते हैं, ये सब क्या है? आपके प्रोड्यूसर्स हैं। देन कमिंग टू द कंज्यूमर कैटेगरी, कंज्यूमर वो हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है, जैसे कि हेटेरोट्रॉफ। सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। जब भी आप ट्रॉफिक लेवल फूड चेन की बात करते हैं तो पहले आपके पास प्रोड्यूसर होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन आपके पास क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब यार ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो टेरेस्ट्रियल में ग्रास हॉपर, काऊ, डियर हो सकते हैं, लेकिन एक्वाटिक में कौन हो सकते हैं? मॉलस्क। मॉलस्क का नाम जरूर याद रखना, मॉलस्क हो सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कार्निवोर होगा, जैसे कि हाइड्रा, फ्रॉग एंड सम फिशेस, एंड देन आपके पास टर्शियरी कंज्यूमर और सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन मूविंग ऑन टू टॉप कार्निवोर होगा। मूविंग ऑन टू द डीकंपोजर, डीकंपोजर वो है जो डेड बॉडी को क्या करते हैं? डीकंपोज करके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास कौन है? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का क्या काम है? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना। अगर मैं बात करूं डीकंपोजिशन के प्रोसेस की, किसकी बात करें? डीकंपोजिशन के पूरे प्रोसेस की, देन मेरे बच्चों इसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है ना, सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेशन। किसकी फ्रैगमेंटेशन होती है? डेट्रिटस की फ्रैगमेंटेशन होती है। व्हाट इज डेट्रिटस? डेट्रिटस इज बेसिकली द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और फीकल मैटर। फ्रैगमेंटेशन कौन करते हैं? आपके डेट्रीवोर्स करते हैं, जिसमें आपके अर्थवर्म आ जाएगा, टर्माइट्स आ जाएंगे। ये क्या करेंगे? बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। देन मेरे बच्चों जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो आपकी सॉइल के डीपर लेयर में चले जाएंगे एंड अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह रह जाएंगे। इसको अपने लोग बोलते हैं लीचिंग। देन आपके पास आता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर बने हैं उसको केमिकली ब्रेक डाउन करना है। केमिकली ब्रेक डाउन कौन करते हैं? आपके सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। इनको अपन लोग नेचुरल स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल स्कैवेंजर्स। अब आपको क्या लगता है ये सारे स्टेप एक के बाद एक के बाद एक होते हैं? नहीं, ये सारे स्टेप साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। इसके बाद जो आपका amorphous substance which is partially decomposed substance वो आपकी soil के upper layer में present होता है। This substance which is called as humus is quite resistant to the microbial action। इसमें बड़ी slow rate से decomposition होती है, acidic nature होता है, colloidal होता है and it is a natural reservoir of nutrients। अब इस humus में से जब धीरे धीरे inorganic matter निकलता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? mineralization बोलते हैं। ठीक है, तो organic humus में से inorganic matter जब release होगा that process is going to be called as मिनरलाइजेशन। अब यार कब डिकम्पोजिशन फास्ट होती है, कब डिकम्पोजिशन स्लो होती है? सबसे पहले डिपेंड करती है केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस पे। जैसे कि अगर मटेरियल टैनिन का है, लिग्निन का है, काइटिन का है तो यार स्लो रेट से होगा, लेकिन अगर नाइट्रोजनस है, वाटर सॉल्युबल शुगर्स है तो डिकम्पोजिशन कैसा होगा? फास्ट रेट होगा। देन डिकम्पोजिशन के लिए हमें एरिएशन चाहिए। दिस इज एरोबिक एक्टिविटी। आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है तभी डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। हाई टेम्परेचर पे, हाई मॉइस्चर पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। टेम्परेचर लो कर दो, ठंडी कर दो तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। देन जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही ज्यादा डिकम्पोजिशन क्या होगा? आपका फास्ट होगा। तो ये बात मैंने आपको किसकी बता दी? डिकम्पोजिशन की बता दी। देन अपने लोग मूव ऑन करते हैं इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स की। सबसे पहले यहां पर आता है स्पीशी कॉम्पोजिशन। इसमें हमने क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी। देन अपने को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। पहला स्पीशी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है कि अगर मैं ऐसे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं सारे डिफरेंट स्पीशी को तो वो कहलाएगा मेरा स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं
सबसे बड़ी लेयर में आपके पास कौन से आएंगे, बिग बिग ट्रीज आ जाएंगे, ट्रीज के बाद आपके पास कौन से आएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, देन आपके पास हर्ब्स आ जाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन कहां देखने को मिलती है आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखती है। इनफैक्ट 7 लेवल ऑफ तुम्हें स्ट्रैटिफिकेशन यहां देखने को मिलती है। देन आते हैं स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप पे। इस पे पिछले साल भी सवाल आया था। जब भी आपको नाम आ जाए क्रॉप, क्रॉप का मतलब है लिविंग मैटर के बारे में बात हो रही है, यानी कि अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। स्टैंडिंग स्टेट का क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें मैक्सिमम स्टैंडिंग क्रॉप है, क्रॉप का क्या मतलब है, लिविंग मैटर ज्यादा है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कैसे मेजर करते हो, इस पे भी सवाल आ चुका है। या तो यार काउंटिंग कर सकते हो, एनसीईआरटी कहती है, या फिर तुम बायोमास देख सकते हो। अब बायोमास दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो फ्रेश वेट देख लो या तो ड्राई वेट देख लो। विच वन इज मोर रिलायबल, तो तुम बोलोगे मोर रेलेवेंट इज गोइंग टू बी द ड्राई वेट, क्योंकि ड्राई वेट जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। देन बात करते हैं कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स की इकोसिस्टम के, जिसमें प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये अपन ने अभी कर लिया इससे पहले। प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो बचा है, ये आपके सिलेबस में से कट चुका है। प्रोडक्टिविटी की बात करें, द रेट एट विच द बायोमास इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लोग प्रोडक्टिविटी। जैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिव सिस्टम मतलब फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा हो रही है, कोरल रीफ्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, गन्ने के खेत में। लीस्ट प्रोडक्टिव जहां फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, यानी कि डेजर्ट एंड द डीप सी। अब दो तरीके की प्रोडक्टिविटी है मेरे पास, एक प्राइमरी विच इज प्रोडक्टिविटी एट द प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल यानी कि प्लांट के लेवल की प्रोडक्टिविटी कौन सी होगी, प्राइमरी। अगर मैं प्रोडक्टिविटी देख रही हूं एट द कंज्यूमर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के यूनिट में मल्टीपल टाइम सवाल आ चुका है, दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर एनर्जी के टर्म्स में करना है तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आपके पास आ जाएगा। अब जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब कितनी टोटल फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसको अपन लोग बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब रेस्पिरेशन करने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर स्टोर हो जा रहा है प्रोड्यूसर में, देखो कुछ तो हीट की तरह लॉस होगा, लॉस के बाद जो बच जा रहा है दैट इज एनपीपी। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, वेयर आर इज रेस्पिरेटरी लॉस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आर इज रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। तो कितना बायोमास हमारे हेटेरोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा एनपीपी इज द वन व्हिच इज अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब क्या चीज डिटरमिन करेगी मेरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा है, जो प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जहां लाइट ज्यादा है वहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ऑब्वियसली जो चीज फोटोसिंथेसिस ज्यादा करा रही है वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी, टेम्परेचर मॉइस्चर जहां ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है, वहां प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। लो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जहां लाइट कम है, जहां न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है। अब ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है कि एनुअल एनपीपी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज एक्चुअली 170 बिलियन टन्स, जिसमें से हमारे जो ओशंस हैं वो 70% एरिया होने के बावजूद सिर्फ 55 बिलियन टन्स के है, मतलब बचा हुआ 115 बिलियन टन सिर्फ किसका है, टेरेस्ट्रियल का। तो ओशन के पास एरिया ज्यादा है लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा इसीलिए क्योंकि डीप जगह पर, जहां डीप सी है वहां तक तो नीचे लाइट ही नहीं पहुंच पाती, लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यार प्रोडक्टिविटी में वो चीज एड अप नहीं हो पाएगी, डीकंपोजिशन अपन ने पढ़ लिया। देन अपने बात आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी किस तरीके से जाती है, सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नन अदर देन सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स एक्सेप्ट इन द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब होता क्या है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन फॉर एग्जांपल 100% आ रही है, लेकिन प्लांट के लिए अवेलेबल कितनी है, दैट इज लेस देन 50% इज अवेलेबल टू द प्लांट्स, ठीक है, यस, लेस देन 50% इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। अब इसमें से भी मेरे बच्चों, इसमें से भी प्लांट एब्जॉर्ब कितना करता है, दैट इज 2 to 10% ऑफ पार। 2 to 10% ऑफ पार जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो अगर टोटल देखेंगे तो कितना यूज किया, अगर पार का 2 से 10% है तो टोटल का 1 से 5% जो है वो कैप्चर करता है प्लांट। तो जीपीपी कितनी बनाई उसने, 1 से 5% लेके, एनपीपी मेरे बच्चों कितनी बच जाएगी, 0.8 तक आपके पास बच जाएगी। ये जो एनर्जी का फ्लो है हमेशा कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कहां जाएगा, कार्निवोर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टार्टिंग विद द प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर। याद रखना है प्रोड्यूसर जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ट्रांसड्यूसर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आपके कौन है, हर्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है आपके, हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या कर रहे हैं, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हर्बीवोर को बोला जाता है की इंडस्ट्री एनिमल्स। क्या बोला जाता है, की इंडस्ट्री एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोर्स दे आर एक्चुअली कमिंग अंडर प्राइमरी कंज्यूमर। देन मेरे पास ये जो दो चीजें आ जाएंगी, ये दोनों कार्निवोर है, तो यार सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो मेरा प्राइमरी कार्निवोर है, टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो मेरा सेकेंडरी कार्निवोर है, ठीक है जी, सेकेंडरी कार्निवोर है। देन जिस सीक्वेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी में इन्वॉल्व है, उस सीक्वेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन।
तीन तरीके की फूड चेन हम यहाँ देखेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एंड अपना पैरासिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन तुम देखोगे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक सिस्टम में, तुम्हें याद रखना है सबसे पहले ग्रास ईटन अप बाय ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक एंड देन टॉप कंज्यूमर कौन सा होगा आपका ईगल। ठीक है, तो ये जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर एंड ये टॉप कार्निवोर है, ये कंज्यूमर के फॉर्म में लिखा हुआ है। वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन ईटन अप बाय जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, एंड देन आपके पास कौन सी आ जाएगी, बड़ी मछली। देन डीएफसी की अगर मैं बात करूं, डीएफसी आपका सन से चालू नहीं होता, यहाँ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट सन। देखो यहाँ तो एनर्जी सारी सन से आ रही है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सन से नहीं आ रही, ये डेट्रिटस से चालू होगी। कहाँ से, डेट्रिटस। तो हमारे पास पहले डेड रिमेन्स है, डेड रिमेन्स विल बी कंज्यूम्ड बाय डेट्रीवोर्स एंड देन इट विल बी कंज्यूम्ड बाय अदर एनिमल्स जैसे कि स्पैरो, एंड देन आपका फाल्कन आ जाएगा। देन मेरे पास आती है पैरासिटिक फूड चेन और ऑक्सिलरी फूड चेन और सब्सिडरी फूड चेन। यहाँ क्या है, ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल हर्बीवोर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर कौन प्रेजेंट है, लाइसेस एंड बग्स प्रेजेंट है। अब आपको याद रखना है कि ये जो जीएफसी है, दिस इज अ मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो इन पानी वाला फूड चेन, इन वाटर एक्वाटिक सिस्टम, जबकि डीएफसी इज द मेजर यहाँ पर जो मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो है वो कौन से वाले फूड कौन से वाले इकोसिस्टम में, आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दिस इज द लाइन ऑफ आपकी एनसीईआरटी, ये आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखना है। ठीक है, अब जो डीएफसी और जीएफसी आपस में अलग नहीं है, दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड एट ऑल द लेवल्स एट सम प्लेसेस इन द केस ऑफ फूड वेब्स, है ना। ऐसा नहीं होता कि एक फूड चेन अकेली प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, मल्टीपल फूड चेन्स आर एक्चुअली कनेक्टेड, और वो क्या बना रही होती है, फूड वेब। फूड वेब से क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। देन बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की। ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडमैन। लिंडमैन कहते थे कि टोटल एनर्जी में से सिर्फ 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाती है, बाकी का जो 90% है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सन बना दूं, अगर मैं मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बना दूं, सन बना दूं, ये इसने बनाई है, ये देखिए लाइट एनर्जी कितनी, इतने लेवल की मिल रही है। लाइट एनर्जी का हमेशा याद रखना है, हमेशा सिर्फ 1% किसके पास जाता है, प्लांट्स के पास, फिर आगे 10 10 10। ठीक है, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर में 1, यहाँ पे 10 नहीं लगाना, फिर आगे प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर, हर्बीवोर टू कार्निवोर, आपको 10 10 10 करके आ सकता है। एंड यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये क्या बन रहा है, एक तरीके से मैंने आपको पिरामिड बना दिया है। नाउ व्हाट इज पिरामिड, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर। ये नंबर में भी हो सकता है, बायोमास में भी हो सकता है, और एनर्जी में भी हो सकता है। अब पिरामिड या तो क्या होगा, अपराइट, ठीक है, या तो क्या होगा मेरे बच्चों, अपराइट, या फिर क्या होगा, इन्वर्टेड। अपराइट का मतलब है लाइक दिस, इन्वर्टेड का मतलब है लाइक दिस। तो चलिए सारे टाइप के पिरामिड्स कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास कौन सा आता है, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा ही होगा। मतलब नंबर हमेशा प्रोड्यूसर का ज्यादा होगा, देन हर्बीवोर का कम, कार्निवोर का उससे कम, एंड टॉप कार्निवोर का उससे कम। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 58 लाख, मतलब 6 मिलियन मतलब 60 लाख तकरीबन प्लांट के ऊपर सिर्फ 3 ही कार्निवोर बच रहे हैं। तो पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन बोथ ग्रासलैंड एज वेल एज पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम। लेकिन अगर कई बार बात कर लेते हैं इन केस ऑफ सिचुएशन लाइक दिस, कि एक प्रोड्यूसर है जैसे कि ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर्स है, बर्ड्स है, एंड बर्ड्स के ऊपर कौन सर्वाइव कर रहे हैं, सिंगल कार्निवोर। सो हियर द पिरामिड इज स्पिंडल शेप पिरामिड। ठीक है, स्पिंडल शेप पिरामिड। देन आपके पास आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की यार अगर मैं बात करूंगी, ट्री या फिर ग्रास इकोसिस्टम में ये कैसा चलेगा, ये अपराइट है। ये कैसा है, अपराइट। देखिए यहाँ पर जरा नोटिस करिए, ट्री के केस में सबसे ज्यादा बायोमास ट्री इकोसिस्टम में ग्रासेस के पास है। देन मेरे बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है जी, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं ड्राई वेट की फॉर्म में बायोमास दिया हुआ, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ, ये ध्यान देना है, इन द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की यहाँ पर बात करूंगी तो यहाँ पर बायोमास जो है वो कह रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन का कम है, ज़ूप्लैंक्टन का क्या है, आपका ज्यादा है। तो बायोमास इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। देन आते हैं अपने पिरामिड ऑफ एनर्जी में। पिरामिड ऑफ एनर्जी चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। ये कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपके प्रोड्यूसर के पास होगी। प्रोड्यूसर को सनलाइट से कितना मिलेगा, 1%, 10 नहीं। फिर आगे मेरे बच्चों 10% एंड 10% एनर्जी जो है वो आगे जाती जाएगी। ठीक है, तो हमेशा प्रोड्यूसर विद द मैक्सिमम एनर्जी एंड टॉप कार्निवोर विद द मिनिमम एनर्जी। यही रीजन है जिसकी वजह से आपके जो लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स हैं फूड चेन में, वो ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट तक इतनी एनर्जी नहीं बचती है। देन आपका आता है, यार पिरामिड बना तो लिए लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है अकेली, उसमें फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। इसने कहीं भी मेरे बच्चों फूड वेब नहीं बनाए हैं। यहाँ पर डीकंपोजर्स को, सैप्रोफाइट्स को, डेट्रीवोर्स
प्रोटोजोर्स को, माइक्रोब्स को कोई जगह नहीं दी गई है। प्लस इसने वो स्पीशीज इंक्लूड नहीं किए हैं जो कि एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैन, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, उनकी कोई जगह भी यहाँ पर नहीं बनाई गई है। तो ये बात होगी मेरे इकोलॉजिकल पिरामिड की। एंड विद दिस आवर चैप्टर इकोसिस्टम इज डन। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है सीरीज 15 मिनट, यू वांट मी टू कंटिन्यू फॉर ऑल द चैप्टर्स, तो मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करिएगा।